C2 कार्बन मॉलिक्यूल. सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, सो C का क्या होता है 1s2 2s2 और 2p. लिथियम तक गए थे ना हम, तो 2p2. वैसे तो बोरॉन भी है, बेरिलियम भी है, सब कुछ करना चाहिए. तो अब इन्होंने लिया नहीं तो हम भी नहीं ले रहे हैं. कार्बन लिया, कार्बन ले रहे हैं. बोरॉन भी किया जा सकता है, बोरॉन कर देंगे. अब यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के केस में हम C2 के बारे में बात करें तो C2 के बारे में बात करने के लिए क्या होगा कि जो इसमें 1s 2s और P में एक एक है. अब इनका कन्फिग्रेशन बनाओ तो ऐसे बनेगा एनर्जी डायग्राम 1 1 1s 2 1s 2. फिर यहाँ से ऐसे सही है. अब इसमें दो है ना, तो पहले बॉन्डिंग में जाएगा. तो क्या लिखा जाए इसके लिए, तो बल्कि इसमें कितना अच्छा लिखा है देखो, सिग्मा और 2s बहुत छोटा लिखा है. बुक में बहुत अच्छा लिखा है 2s, लेकिन अब क्या ये सही है कि जो इधर लिख रहा है वो सही, कुछ पता नहीं चलता है. तो सिग्मा 2s सिग्मा 1s2. ओके, क्योंकि डायग्राम में नीचे बनाया है, अब वो सही है कि ऊपर सही है पता नहीं चल रहा. चलो सिग्मा 1s2 और ये सिग्मा स्टार 2s, ये भी 1s होगा. पहले बॉन्डिंग में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में. अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से है. फिर ये कार्बन कार्बन एटम हो गया. ठीक है, चलो अब फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर इस तरीके का ओवरलैप होगा. सब नीचे से ओवरलैपिंग होती है ना, तो पहले 1s की 1s से, फिर उसके ऊपर. ये हो गया. फिर इसमें सिग्मा 2s में जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s. फिर लेकिन 4 है तो इसमें भी जाएगा क्या, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अच्छा, अब इसके बाद P में जाएगा. तो P में किस तरीके से जा सकता है, तो इसमें जो भी है कई तरीके के ऑर्बिटल हैं. ये देखो कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन में क्या ये 3 ऑर्बिटल हैं. बोलो, यहाँ से ध्यान देना है आपको, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है. तो इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये 1s है और 2s2 और 2s2, तो ये 2p2 है, 2p2. लेकिन इनकी जब होती है तो 4 तरीके की ऑर्बिटल बनती है. देखो यहाँ से ध्यान देना है आपको कि सबसे नीचे रहती है pxpy, यानी जो ओरिएंटेड एक्सिस होती हैं, जो अदर देन इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस होती है, बॉन्ड एक्सिस के अलावा pxpy नीचे होती है, उसकी सबसे कम होती है pxpy. और उससे थोड़ी ऊपर है, ये भी सिग्मा ही है, तो मैं इसमें लिख दूं सिग्मा 2px और सिग्मा 2py. हुआ कि नहीं. और फिर इससे नीचे एक फिर किसकी रहेगी, pz की. दिस इज सिग्मा 2pz. और फिर अब इससे ऊपर किसकी रहेगी, तो इससे ऊपर pxpy. ये चीज है. ये हुआ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2py.
और सबसे ऊपर किसकी रहेगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। फिर से देख लो, ऐसा है कि एक ऑर्बिटल, सीधी बात समझ लीजिए, n2 तक ऐसे है, बुक में देखो n2 तक 1 2 1 2 चल रहा है, चेक करो। सबसे ऊपर एनर्जी किसकी, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2px 2py, बोलो ऐसे चल रहा है n2 तक 7 तक, बताओ। 8 में कैसा शुरू हुआ, सबसे कम किसकी, क्या सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा 2px 2py, देखो 7 के आगे से ऐसे चलेगा, और फिर सिग्मा स्टार 2px 2py और सिग्मा 2pz, समझ आई बात कि नहीं। तो ऐसे उसमें 1 2 2 1 चलेगा, इसमें 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 2 1, समझ में आई। अब तो पाई तो बनेगा ही ना, तो अब जो क्योंकि पी एक्स पी वाई में तो पाई लिखोगी कि सिग्मा लिख दोगी, तो ठीक कराओ, जब सही नहीं कराओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये तो पाई बनती है ना, बोलो पी एक्स पी वाई में क्या बनती है, सिग्मा बनेगी कि पाई, पाई करा दो, इनमें भी पाई लिख दूं, बताओ सही सही है ना। सिग्मा तो जेड सिर्फ बॉन्ड एक्सिस वाली बनती है, इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस जो कि पी जेड है, अब सही है ना। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे बताओ, हाउ दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड, अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से भरेंगे। तो सबसे नीचे वाली कौन सी होगी और उसमें क्या भरेंगे, तो सबसे पहले 1 2 उसी में भर जाएंगे ना, until the lower orbitals are completely filled and paired, no electron enters in the next orbital, is it okay, बताओ। तो यहाँ तक पहुँच गई बात। अच्छा ये जो है फिर आगे की नहीं भरेगी, तो हमने ये बताया कि अप टू 7, अप टू एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 7, तो इस तरीके से चलती है 1 2 1 2। तो क्या लिख दें बताओ, जैसा कि आपने कहा ये अजब बात है, अभी तक हम सीखते आए थे कि जब तक सिग्मा नहीं बन जाएगी तब तक पाई नहीं बनेगी, पहले सुना था कि नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ तो पाई पहले बन गई है, बात कि नहीं, बताओ सब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है। तो बताओ पाई 2px पाई 2py, इसमें इलेक्ट्रॉन ना भरें, सिर्फ ऐसे लिख दें, फिर सिग्मा 2pz, फिर क्या लिखोगी पाई स्टार 2px और पाई स्टार, और यहाँ क्या लिखोगी, बोलो बात समझ में आई, बताओ। तो अबव z इज इक्वल टू 7, यानी ये जो अप टू 7 यानी नाइट्रोजन की बात की गई है, तो अबव नाइट्रोजन, सब नाइट्रोजन को जंक्शन मानो, तो वहाँ 1 2 1 2 1 2 2 1 क्या लिखोगी 1 2 2 1, बताओ नीचे क्या लिखे हैं, बोलो तो हम लिखते जाएं तो मुझे पता भी चल जाए, समझ में आ गया, बताओ यहाँ क्या लिखे, हाँ अच्छा बताया 2pz है ना, यहाँ बताओ पाई दोनों में लगाओ, यहाँ बताओ बस बस ठीक है, ज़्यादा नहीं बुलवाएंगे आपसे। और यहाँ क्या लिखे हैं 2pz, यानी क्या आपके मन में ये बात तो नहीं है कि अप टू z इज इक्वल टू 7, तो सिग्मा 1s, पहले सिग्मा 1s2 आएगा
और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तभी ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो उसमें डिजेनरेसी स्प्लिट होती है, वरना सबकी तो एक ही रहती है। अब आगे बढ़ो, फिर इससे ज़्यादा किसकी होगी? 7 तक की बात कर रहा हूँ, बोलो। ये आएगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार नहीं, उनसे भी गलती हो जा रही है, सिग्मा स्टार 2s2, और फिर उससे ज़्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है। और फिर उससे ज़्यादा क्या मैं ये लिख दूँ कि पाई 2px स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो, क्योंकि ये तो एक ही लेवल पे है कि नहीं। और सिग्मा 2pz आ गया। अच्छा, नीचे से अगर चलो भाई, हम नीचे से चल रहे हैं तो नीचे से क्या 2 1 2 1 बोला जाएगा? 1 2 1 2, और नीचे से चलो तो क्या बोला जाएगा? 2 2 1 2 1। तो अब क्योंकि याद रखने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो 2 1, फिर क्या लिखें? सही है, समझ में आ गया यार, 2py, सही। अब देखो 2 1 2 1, सही है ना। अच्छा, एक बात मुझे और बतानी है कि KLMN शेल होती है तो इस चीज को क्या बोला जा सकता है? यहां से यहां तक क्या इसे KK लिख दें? क्योंकि सिर्फ K नहीं है, अब ये 2 ऑर्बिटल हैं तो KK। वैसे तो KLMN होती है, सिंगल होती है, लेकिन अब जब 2 ऑर्बिटल बनी तो 2 बार K लिखा जाएगा कि नहीं? तो इसे अब आगे क्या लिखा जा सकता है? क्या KK, और O2 में देखो या C2 में देखो, क्या KK लिखा है? बोलो। KK, और फिर उसके बाद क्या लिखा? सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा 2p, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s स्टार 2s स्क्वायर, और फिर उसके बाद सो ऑन, फिर आगे चलती चली जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? वही पूरा लिख डालो, KK शेल। तो ये KK शेल इसको कहा जाएगा, ओके। जहां पर भी द क्लोज्ड K शेल, KK का मतलब क्या होता है? ऊपर लिखा है Li2 में, क्लोज्ड K शेल इसका नाम है, रिप्रेजेंट द क्लोज्ड K शेल स्ट्रक्चर। तो ये उन दोनों को कर दिया है। अब जरा C2 का देखो, C2 के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? बताइए। 12 है ना, तो क्योंकि 6 इधर और 6 इधर तो 12 हुए, तो 12 की फिलिंग करेंगे। और ये C2 मॉलिक्यूल लिख दो बीच में, तो 12 हम भरते हैं और इसी में भरेंगे। जरा देखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, 8 भर दिए। अब किस में भरे हैं बताओ? हाँ, सो पाई 2px, और इसके अलावा इज इक्वल टू लिख दिया है। अब ये तो आप जाने, हमने बताया 7 तक 1 2 1 2 चलता है भाई, आप जाने 7 तक 1 2 1 2 चलता है। ये तो याद रखना पड़ेगा ना, इसको मैं क्या याद कराऊं? जैसे ऐसे चलो याद कर लो, एरो कट 1 2 1 2 और बर्फी कट, अब तो याद रहेगा। बीच में बर्फी कट और फिर 1 और 1, कुछ तो याद करना पड़ेगा। जो 7 के ऊपर पहुंचा तो बर्फी मिलेगी खाने को, और नहीं तो नहीं मिलेगी। 1 2 1 2 रहा, और इसमें कैसा रहा? 1 1, ये 1 2 2 1 है, और ये क्या है? उसके पहले एरो,
दिशा निर्देश, फिर बाद में बर्फी खाओ। अब याद रहेगा? कैसे याद करा? तो बताओ, पीजेड लिखें कि पीएक्स लिखें? तो पीएक्स है, और टोटल अब कितने भरने हैं? 12 भरने, तो 8 तो हो गए ना, 4 और भरने, तो इसी में 2 2 डाल दें। ठीक है, इतना ही रहा। अब इसके आगे आप चाहे तो इसे क्लोज्ड के शेल लिख लो, के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px स्क्वायर। के लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी लिख देना चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक बात हो गई। अब हम जब ये बात हो चुकी है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर का NB माइनस Na/2 ये चीज़ होती है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज NB माइनस Na/2। NB में कितने हैं गिन के बताओ। एंटी बॉन्डिंग को छोड़ के बाकी सबको गिन लो। एट और एंटी बॉन्डिंग में 4/2, तो कितना हो जाएगा? तो क्या 2 हो जाएगा? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इज 2। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। अब इसके अलावा ये इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? हाँ, एज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो इट इज वीकली रिपेल्ड। ये तो पता है ना, डायमैग्नेटिज्म में वीकली रिपेल होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं, पिछले पेज पे आओ 125 पे, और वहाँ पर कुछ बातें हमें आपको बतानी हैं कि द एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ बीन डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से ये सब चीज़ें निकाली गई हैं। एंड द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉलो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मॉलिकुलर बिहेवियर, कन्फिग्रेशन एंड मॉलिकुलर बिहेवियर। कहा जा रहा है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद above principle, Hund's multiplicity rule, and Pauli's exclusion principle। क्योंकि ये जनरल बिहेवियर है, ये कोई भी थ्योरी आ जाए ये इसको डिफाइन नहीं कर सकती। ये बेसिक चीज़ है कि कम एनर्जी वाले में पहले जाएंगे, बाद में तब जाएंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किन्हीं भी चारों का क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। हुन्स का मल्टीप्लिसिटी रूल है कि जब तक एक ना आ जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी, नीचे की एनर्जी से ऊपर में जाएंगे, बेसिक रूल है। अब आगे की बात है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमंग वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इन सब में एट्सेट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ
ऑफ मॉलिक्यूल, उसे क्या कहा जाता है कि अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम होता है तो मॉलिक्यूल का भी हो जाएगा। अब देखो द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि अगर मान लीजिए इफ मॉलिक्यूल इज स्टेबल, if NB is greater than Na, और ये B और ये छोटा छोटा लिखा है, खैर हमने बड़ा बड़ा लिख दिया है, मैं अपने को करेक्ट कर लेता हूँ, ये लोअर केस में NB और NA। अच्छा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल कब होगा बताओ मानसी? बताओ। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव कुछ है ही नहीं यहाँ पे। नेगेटिव क्या, ये तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स हैं, यहाँ क्या नेगेटिव है? मतलब जब NB बॉन्डिंग में कम हो और एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा हो या जीरो हो जाए, इक्वल हो गए तो जीरो नहीं हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, है कि नहीं? सही है कि नहीं? सो इस तरीके से ये बात कही है स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर पे बात करो, बॉन्ड ऑर्डर पे बात करना तब निगेटिव बोलना, अभी तो नहीं बोलो। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज one half the difference, half of the difference between number of electrons, between number of electrons in bonding and anti-bonding orbitals, अब देखो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये चीज हो गई, ठीक है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो और नेगेटिव देन बॉन्ड इज अनस्टेबल। इफ बॉन्ड ऑर्डर मे बी इन फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में तो हो सकता है, लेकिन इफ इट इज जीरो और नेगेटिव then molecule does not exist. Bond order may be integral या fraction, integer और fraction. Nature of bond, तो ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी स्टेबल का मतलब होते ही नहीं है, उसको कह दो डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे He2 नहीं बनता, बनता है क्या? तो कहने की बात है वो होते ही नहीं है, तो वही हमने लिख दिया ना, डज नॉट एग्जिस्ट। नेचर ऑफ बॉन्ड, जैसे He2 में बॉन्ड ऑर्डर जीरो था तो He2 नहीं एग्जिस्ट किया, तो इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर करेस्पॉन्ड्स टू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर करेस्पॉन्ड्स टू, इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर कौन कौन से, क्या 1 2 3?
करेस्पॉन्ड्स टू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ये इंटीग्रल बॉन्ड्स ऑर्डर आर फाउंड इन, जैसे डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में से पाए जाएंगे, लेकिन कभी कभी ओजोन होता है, तो ओजोन के केस में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो ये 2 है और ये 1 है, तो 1.5 आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इन केस ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, more than 2 nucleus, in case of multi-nucleated molecule, having more than 2 atoms, bond order may be in fraction. In case if octet is incomplete, then also bond order in fraction. जैसे Li2 में octet incomplete है, तो bond order निकालोगी तो हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसा भी हो जाता है। बॉन्ड लेंथ की बात करो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम may be taken as approximate measure of the bond length. The bond length decreases as bond order increases. बस इतनी बात करो, bond length decreases, एग्री कर रही हो? as bond order increases। बोलो, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा कि सिंगल बॉन्ड का? अगला देखो, मैग्नेटिक करेक्टर, बुक के हिसाब से देखना ज़्यादा ठीक रहेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या कहता है? If all the molecular orbitals are doubly occupied, then substance is diamagnetic. If all the molecular orbitals are doubly occupied, then the substance is diamagnetic. ठीक है। However, if one or more molecular orbitals are singly occupied, if one or more molecular orbitals are singly occupied, तो कैसा हो जाएगा? Then molecule is paramagnetic. It is पैरा। अच्छा, अब हम देखते हैं बोरॉन में B2 का देखो, तो यहाँ कोलन लगाओ, डैश मत लगाओ, इसको कहते हैं कोलॉन। तो B2 के केस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बोलो? तो पहले मैं लिखता हूँ सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तक बढ़ दिया। अब क्या लिखें? अब जो कहोगी सो लिख देंगे। टू वन चलाओ नीचे से, 7 या 7 से कम हो, बोलो। 2 1 चलाओ। 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसमें कितना कितना डालें? होन्स मल्टीप्लिसिटी रूल लगाओ, बोलो। हो गए ना 10?
चलो बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बताइए क्या क्या लिखें। मतलब 2 इसके रहे 2 इसके रहे 6 माइनस 4/2 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। सो B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ना, है सिंगल बॉन्ड एंड इट एग्जिस्ट्स। मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए। देखो फिर हम बेरिलियम का छोड़ दिए 5 वाला, लिथियम के आगे तो पढ़े ही नहीं थे, बेरिलियम देखो। ठीक हो गए ना 8 4 4 8। कितना कितना लिखें। मैग्नेटिक कैरेक्टर इतनी बात समझ में आ गई। एन के बाद क्या आता है, ओ का देखो O2 मॉलिक्यूल, O2 का अलग से देखेंगे स्पेशली। O2 एन का नहीं देखा ना, N2 का, C2 तक ही तो देखा है। N2 देखो पहले, N2 तो N2 में यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे सिंगल, 1s2 1s2 तो 2s2 और 2p 3 यहाँ भी बनाओ। ये NN एटम है। अब इनकी मर्जिंग से 2s2, कुछ बच्चे यहाँ पर एनर्जी नहीं बनाते हैं, वो गलत करते हैं, और कुछ बच्चे यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं लगते हैं, सो वो भी गलत करते हैं। सो n एटम भी लिख सकते हो या एटॉमिक ऑर्बिटल, n एटम लिखोगे तो भी चलेगा, n एटम, और वो N2 मॉलिक्यूल बीच में लिख देंगे। अब यहाँ पर ठीक है, सो N2 मॉलिक्यूल। तो अब क्या किया जाए, 4 को कैसे भरोगी, यहाँ तक ठीक है। थोड़ा इसे ऊंचा बना लें। अब देखो चार हैं तो ऐसे ही भरी जाएंगी। ठीक, अच्छा ये बताओ n में क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, 1 2 1 2 होता है कि 1 2 2 1? 1 2 1 2। तो वही चलाओ,
वन, पहले वन बनाओ, फिर टू, फिर वन और फिर टू, ठीक। ये नीचे ही चली आई, ऑर्बिटल सही नहीं बनाई है क्या? चलो कोई बात नहीं, अब ये ऐसे बता दे, ठीक है ना? एक ही लेवल पर तो है, बनाने में गड़बड़ी कर दी। 1 2 1 2। अब ये देखो, इसको क्या लिखेंगे? ये सिग्मा, ये पहले क्या है बताओ? तो नीचे से ही भरना शुरू कर दें। तो इसमें कितने डालें? टोटल 6 हैं, तो इसमें कितने डाल दें? पहले तो हुंस में 4 डाल दें, और फिर अब इसमें हो गए ना सारे। और ये तो पाई स्टार है, इसमें तो कोई नहीं जाएगा। और पाई स्टार 2py और 2px, और ये सिग्मा स्टार 2pz, इसमें भी कोई नहीं जाएगा, 0 0। लेकिन इन सब में तो 2 2 लिख दें। बोलो, बन गई ना? है आसान? अच्छा, अब अगर ये आसान है तो मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बताना पड़ेगा। मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करानी है, बताना तो पड़ेगा आपको। बोलो, धीमे धीमे बोल दो। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px 2, पाई 2p बाई 2, सिग्मा 2pz 2। 2pz 2। आपको समझ में आ गया? अगर एक चीज़ और कंफर्म हो जाएगी, O2 का अगर अपने सही बता दिया ना बिना सपोर्ट के, तो मैं जान जाऊंगा आपको आ गया है। N का सही बताया है। चलो, अब इसमें अब मैं देखता हूँ बॉन्ड ऑर्डर। कितना कितना लिख दें? 10 - 2/2। तो क्या 3 आ जाएगा? N2 हैज़ ट्रिपल बॉन्ड, 946 इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है पर मोल, मालूम है ना? सबसे ज़्यादा है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हुआ इसका? डायमैग्नेटिक। तो ये क्या, ये इसका क्या एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है? बोलो, सर क्या? क्या ये जो चीज़ मैंने लिखी है, क्या ये इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है कि मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। चलो O2 के बारे में, O2 का पहले मैं आपसे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेता हूँ, बाकी की बात बाद में करेंगे, जिससे मुझे पता चले आप सही बताती हो। कुछ तो मैं लिख ही देता हूँ आपको कष्ट न देते हुए, कुछ आपसे पूछ लूँगा। आगे का आप बता दीजिए। बोलो, सिग्मा 2p 2, अरे तो कुछ तो बोलो, पी भी तो बहुत तरी, Z 2p। Z आगे बोलो, 16 पूरे करने हैं, अभी पूरे नहीं हुए 16। पाई 2p x
गए क्या 16? काउंट करता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अभी भी नहीं हुए। 14 हुए। अब बोलो, अगला बता दोगी तो समझ में आ जाएगा कि सही है बिल्कुल आपका जानकारी। पाई एंटी बॉन्डिंग बस बढ़िया काम कर दिया आपने, X1। अच्छी बात है, आ गया है आपको अब तो। ठीक है ना, अपने मन से ही बता रही हो ना सब। यस सर। चलो अब इतना बता दिया तो अब मैं इसका बना भी दूं। जब आपने इतना कर दिया है तो 1 1 और ये 1 1 तो नहीं होगा, यहाँ 3 बनाओ। ठीक, यहाँ पर भी 1 1 और यहाँ 3। इसमें 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4। ये लिखो एनर्जी, ये लिखो ओ एटम, ये ओ एटम, ये 1s2 1s2 2s2 2s2 2p4 2p4। फिर इसके बाद ऐसे बना लो, ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 4 डिब्बे बना लो। डिब्बे क्या बनाएंगे, यहाँ तो बनाना पड़ेगा 1 2 2 यानी पूरा बनाना पड़ेगा। 1 2 2 1। फिर यहाँ से डिब्बा ऐसे बंद कर दो। सही है। अब यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। 1 और यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेंगे। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। समझ आई बात। तो नीचे क्या लिख दो, ये क्या चीज़ आपने निकाली, मतलब एक तरीके से यहाँ पर एनर्जी का जो दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 एटम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। सो ये O2 मॉलिक्यूल, अब इसमें भरना शुरू कर दें। इनकी नेमिंग तो कर ही दी है, या आपने बता ही दिया है कि 1 2 2 1, तो सबसे नीचे से भी 1 2 2 1 चलेगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। सही है। यहाँ 2 डाल दे पहले, 2 2 2, और यहाँ कितने हुए, 4 4 8 हुए। तो 2 पहले यहाँ डालें, फिर 1 हुंड्स के हिसाब से भरना, ये नहीं कि भरती चली जाओ। 6 डालें और ये 1 1 बोलो। सही है। बस इतना ही करना है आपको, कभी भी करना होगा तो। अच्छा, अब जबकि ये काम कर लिया है तो आपसे 2 बातें और पूछेंगे। पहले तो इसका बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब हम इसको यहाँ रख देते हैं, अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर। टेन सो O2 हैज डबल बॉन्ड। और ये बताओ, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक।
अच्छा, अब देखो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्बिटल डायग्राम के चक्कर में न पड़ते हुए बना तो लोगी, फिर भी कर लोगी। सीधा ओ के बाद क्या आता है? एफ आता है ना? बट ना, F2 का बस सिंपली मुझे मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दीजिए। तो के लिख दें पहले, क्लोज्ड के शेल, जिससे कुछ तो कम हो। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, LL भी लिख सकती हो, लेकिन LL अभी लिख नहीं रहे क्योंकि L अभी क्लोज्ड नहीं है ना। L में जब तक 8 नहीं होंगे हम LL लिख दें क्या? बोलो। जब तक नियान ना आए तब तक क्या LL लिख सकती हो? बोलो। नो सर। तो अभी तो LL नहीं है, LL का तो कोई सवाल तो नहीं है ना। 8 होंगे तभी तो LL लिखा जाएगा। 8 8 16, यस सर। इसलिए LL नहीं लिखा जाता। जब आप पहुंचो सोडियम में तब LL की सुविधा है आपके लिए। सोडियम में पहुंचोगी 12th में। चलो, यहाँ पहुंचा ही नहीं रहे, आपको नियॉन तक ही तो ले जा रहे हैं। अच्छा, आगे की बात करो। अब क्या करें, इसके आगे तो बताओ। I2P X2। भाई आपको बताना है, आप ही से पूछने लग गए। मैं तो आपको 1 2 2 1 बताया था, आप 1 2 1 2 पे चल रही, क्योंकि 7 से ऊपर है। तो अब मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि आपकी बात माने की बुक की। सिग्मा 2P सिग्मा 2p z, और बोलो। पाई 2P X2। बोलो, 2 2 कर दिया, और बोलो, और भी कुछ बताना है आगे? 4 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 तक बता दिया है। 18 तक बताना है। पाई एंटी बॉन्डिंग 2P X2। 2 2 डालोगी, ठीक है, डाल दो। 2p हो गए क्या? कि नहीं हुए? यस सर, हो गए। हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलता है? बॉन्ड ऑर्डर इज 1, इट इज F सिंगल बॉन्ड एंड डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? सही है। एक और पूछेंगे, एनी टू, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर भी पूछते हैं। चलो बताओ, के तो लिख दें, क्लोज्ड के शेल, इसका सेल कंप्लीट हो गया, इसके बारे में नहीं लेना देना। आगे सिग्मा 2s2, टू पी जेड सही है कि पाई लिख देते हैं यहाँ? बोलो। सही है। अच्छा, 2px2 और 2py2, आगे का बताओ। पाई एंटी बॉन्डिंग 2P X2 इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2P Y2। और कुछ? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2P Z2। बॉन्ड ऑर्डर? 10 minus 10/2। So Ne2 does not exist। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो क्या उसमें मैग्नेटिक करेक्टर में हाइफन लिखा है? जरा चेक करो। तो
कह रहा है एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक करेक्टर जान के क्या करोगे, बोलो। टेबल में देखा कि नहीं, कह रहा है दिस इज नॉट द केस ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये सारी चीज़ उसने लिख दी। अब आपको लगभग सब बातें बताई जा चुकी हैं जो मुझे बतानी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? सो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एंड अट्रैक्टिव फोर्स, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है पढ़ो। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज attractive force which binds hydrogen atom of one molecule, hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom, with the electronegative atom FON of another molecule इतनी बात हो गई। इस चीज को समझो मैं कहना क्या चाहता हूं कि किसी में भी एक हाइड्रोजन हो और दूसरे में FON हो। सो जैसे HCl है और दूसरे में NH3 है, तो इसमें क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव होगा और इन सब के ऊपर क्या होगा, प्लस। और इस पे क्या होगा, डेल्टा प्लस, और इस पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव। तो क्या इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन जाएगा, बोलो। तो अगर मैं NH3 और HCl को मिला दूं तो क्या NH4Cl बन जाता है। और क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बनता है, क्रिस्टल हो जाता है। अब ये H है और अगले में क्या होगा कि ये H है और यहाँ पर फिर से N है। तो H से जब देखो H को किससे जुड़ना पड़ेगा, ये नहीं है H बॉन्डिंग, Cl के साथ हो तब नहीं है H बॉन्डिंग, ये H बॉन्डिंग नहीं है। हाँ ये बात है कि इनमें अट्रैक्शन जरूर होगा। फॉन को याद रखो, फॉन H का FON से जुड़ा हो ना कि Cl से। ये एक पोलर बॉन्ड है, इनके बीच अट्रैक्शन होगा लेकिन वो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आई बात कि नहीं? और जबकि ये क्या कहलाएगा, क्या ये H बॉन्ड है, एक एटम का H और दूसरे का FO या N, क्योंकि FO और N बहुत छोटे होते हैं और इन पर अगर कोई भी पोलरिटी होती है तो बहुत तेजी से खींच लेती है। और H भी बहुत छोटा होता है, तो इसमें क्या होगा, चार्ज का डिस्पर्सल नहीं होने पाता और इनके बीच अच्छा खासा H बॉन्डिंग होती है, जिसकी स्ट्रेंथ 20 किलो जूल पर मोल तक पहुंच जाती है। कितनी होती है बॉन्ड एंथैल्पी? वैसे तो 500-600 तो बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की तो 500 होती है, इसके मुकाबले ये कुछ है भला, बताओ? कुछ भी नहीं है। HCl की भी बॉन्ड एंथैल्पी करीब करीब 435 होती है, लेकिन उसके मुकाबले ये है कुछ भी नहीं है। तो ये उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो सहयोग दे रहा है H बॉन्डिंग, बोलो ठीक है। तो H बॉन्डिंग है, जैसे कि हमने ये देख लिया कि इन दोनों मॉलिक्यूल में, तो H बॉन्डिंग इन वाटर, अगर मान लो OH है तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। अब इस O के पास एक H हो और फिर O और फिर H, तो क्या इनके बीच H बॉन्ड बन जाएगा, जिसे कि डैश से प्रदर्शित किया जा सकता है, बोलो?
ऐसे ही यहाँ पर O हो तो क्या इनके बीच H बॉन्ड बन जाएगा? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑफ वन एटम एंड ऑक्सीजन ऑफ अदर एटम, तो यही तो यहाँ हो रहा है FON बोलो। Yes, sir. तो ये O है, ये H है, ये H है, और इस पे निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो ये एक नेटवर्क बन जाएगा H बॉन्डिंग का। ये सब H बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये कौन सा है? H बॉन्ड। समझ में आई? कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ, we know that molecules, जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ लोअर मॉलिकुलर मास, ऑफ लोअर मॉलिकुलर मास आर गैसियस and of higher molecular mass are liquid then followed by solid, और आगे हैं तो followed by solid। जो हल्के हल्के हैं जैसे N2 है, ये सब है, ये हवा में घूम रहे हैं। तो जैसे आप ये देख लो, Cl2 हवा में घूम रहा है, F2 हवा में घूम रहा है, और ब्रोमीन ये बोतल में बंद है, उससे भारी है, सो ब्रोमीन ये लिक्विड है, और जो उससे बड़ा है ये आयोडीन क्रिस्टल है बात कि नहीं? भारी होने पर गैस लिक्विड सॉलिड होता चला जाता है कि नहीं? बताओ। Yes, sir. तो वो पूछ रहा है देन वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज सॉलिड। वाई H2O जबकि इसका 18U है मॉलिक्यूलर मास, इज लिक्विड, कम वाला लिक्विड, और H2S सल्फर का 32 होता है ना, तो 34U नहीं हो गया? बोलो। अब वो गैस है, कह रहा है H2S तो हवा में उड़ने वाली गैस है, भारी वाला गैस उल्टा हो गया, और हल्का वाला पानी। बताओ कैसे? सो आंसर क्या है? इन H2O देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है बताओ? H बॉन्डिंग। बोलो। Yes, sir. between H atom of one H2O and O atom of other H2O, तो H बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वांडर वाल फोर्स। जो दो पार्टिकल के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, उसे क्या कहते हैं? H, H bonding. हाँ, H बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट वांडर वाल फोर्स। कैसा है बताओ? Strongest bonding one. स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा? वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल फोर्स कई तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो नॉन पोलर के बीच लगता है, एच में लगे, सो नॉन पोलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में, और एक नॉन पोलर विथ पोलर के साथ हो, He का H के साथ। समझ में आई बात कि नहीं? बोलो। Yes, sir. और एक पोलर विथ पोलर, HCl का बोलो, और एक क्या होगा? H बॉन्डिंग। सो इसमें स्ट्रेंथ किस बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा होगी? H बॉन्डिंग। समझ में आई? तो ये He में लगे, ये He का H के साथ, He एंड नॉन पोलर और नॉन पोलर में,
और ये HE&HCl समझ में आई, HCl में लग जाए और H बॉन्डिंग H2O, ओके। Yes, sir. तो H bonding is the strongest van der Waals force, while in case of H2S तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस एंड नो H बॉन्डिंग। उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये वाली है ना, ये तो नहीं है ना। फॉन में होती है H बॉन्डिंग, FON में, S में होती है क्या, बोलो। No, sir. So in case of H2S, no H bonding exists, only dipole dipole interaction takes place। तो इसलिए जो कि वीकर होता है विच इज वीकर, सो H2S इज गैस। अब H2S मॉलिक्यूल है, इतना तो इनमें कुछ भी नहीं है। ये 2 पॉइंट, ये मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि 2.6 है और ये 2.1, इसमें क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। इतने कम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस में कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। वो तोड़ देंगे बॉन्ड, बल्कि हम इसमें दिखा भी नहीं सकते, बस ये एक तरीके का अट्रैक्शन है, डैश 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 भी नहीं दिखाया जा सकता। और ये चीज़ है, तो ये चीज़ है पोलर पोलर इंटरेक्शन। और इसमें 5 किलो जूल तक की एनर्जी है, उसमें 20 किलो जूल की बॉन्ड क्या है, H बॉन्डिंग एंथैल्पी है। तो अब ये अच्छा होगा कि वो, जबकि H2O में क्या है, H2O में कितना ज़बरदस्त है, 3.5 जरा देखो। आर यू एप्रिशिएटिंग दिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस? Yes, sir. तो इतने का डिफरेंस होगा तभी तो बात बनेगी, तब तो डैश लगा दें, है बात कि नहीं। ये 20 किलो जूल और कहाँ वो 5 किलो जूल, तो बताओ कौन गैस होगा और कौन लिक्विड। सही बात है। Yes, sir. अगर सही बात है तो अगला क्वेश्चन बन रहा है कि NH3 कैन बी लिक्विफाइड इजिली। NH3 अमोनिया को लिक्विफाई किया जा सकता है, वाइल PH3 कैन नॉट। NH3 can be liquefied easily and have high melting point। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, कि वो गैस बन जाती है। वैसे तो 17 भी क्या, -17 डिग्री पर NH3 जो है रेफ्रिजरेटर का कूलेंट है, तो उसे लिक्विफाई किया जाता है। अमोनिया गैस घूमती रहती है रेफ्रिजरेटर के पीछे, आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है और फिर एक्सपेंड होती है तो ठंडा कर देती है रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर को। तो इट कैन बी हाई बॉइलिंग पॉइंट है। आप इसको सही तरीके से देखें तो मैं बॉइलिंग पॉइंट NH3 का बता देता हूँ आपको, एग्जैक्ट पता चल जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे भी याद रखोगी। 1 मिनट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया -33 है, ये ज़्यादा ठीक है, -33 डिग्री सेल्सियस। वाइल PH3 फॉस्फीन, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फीन, कैन नॉट बी लिक्विफाइड easily। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फीन -87 है, मतलब उसके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी, वहाँ उतने नीचे जाओ। बॉइलिंग पॉइंट
-87 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि उसे नहीं किया जा सकता। अच्छा, दो इट हैज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर मास। फास्फोरस जानती हो कितना होता है? फास्फोरस 31 होता है, और 31 में 3 जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर मास 34U हुआ कि नहीं? बोलो, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? 31 होता है फास्फोरस का, और जहाँ उसका कितना है NH3 का 14 + 3, ये तो 17U हुआ। बताइए। यस सर। तो ज़्यादा वाला दोनों गैस हैं, लेकिन इसे आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, इसे नहीं। तो आंसर क्या हुआ? सिर्फ एक लाइन, इन NH3 H बॉन्डिंग एग्जिस्ट। समझ में आई कि नहीं? while in PH3 it does not exist. Okay. अब देखिए HF, अगर हवा में HF मॉलिक्यूल उड़ते हैं, HF लिक्विड है और हवा में इनको उड़ा दो, कह तो जाओ आप लोग वेपराइज हो गए हो, आज़ाद हो गए हो, उड़ो। तो ऐसी स्थिति में जब ये हवा में उड़ेंगे तो 6 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना के उड़ते हैं हाथ पकड़ के, एक नहीं उड़ता। इतनी ज़बरदस्त भाई, आप ये भी तो देखिए, इसकी 4 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी 2.1 की, तो क्यों नहीं उड़ेंगे बताइए? H2O तो अकेला उड़ता है, लेकिन HF कैसे उड़ते हैं? बुक में देख लो, फिगर बना हुआ है बात कि नहीं? यस सर। हवा में भी 6 उड़ जाते हैं, 6 मॉलिक्यूल। वैसे इसके ऊपर लिखना चाहिए डेल्टा, मैं अलग लिखा हूँ वो गलत है। डेल्टा प्लस यहाँ लिखना चाहिए, सही कर देते हैं। गलत चीज़ क्यों लिखी जाए? जहाँ की जो चीज़ है वहीं लिखो। तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, अब ठीक है। सो व्हेन H2O vaporizes, then 6 HF molecule get vaporized together due to H bonding. So इस चीज़ को क्या कहते हैं? So when H bonding exists between different molecule, then it is called intramolecular H bonding. अब कभी कभी ऐसा होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल भी H बॉन्डिंग हो, क्योंकि उसी एटम में O भी हो और उसी एटम में H भी हो, तो क्या उनके बीच बॉन्ड नहीं लग जाएगा? ठीक है। सो यहाँ पर when HF vaporizes, then 6 HF molecules are ligated with H bonding in vapor phase. अब देखो टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग हम देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि जैसे HCl है, अमोनिया वाटर में क्यों सॉल्युबल है? सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि NH3 इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, जितना मिला दो, एंड इट इज सोल्ड इन अमेरिका एज एक्वियस अमोनिया। ये इतना आसानी से मिल जाता है कि वो लोग इसे एक्वियस अमोनिया भी कहते हैं। NH4OH ना कह के क्या कहते हैं? और पानी डाल दो। सो वाई इट इज सो? सो इन अमोनिया एंड वाटर there exists a network of H bonding. अमोनिया को खोल दो तो क्या उसमें से धुआं उड़ता रहेगा कि नहीं? नहीं उड़ेगा ना, ये एक्वियस अमोनिया से, क्योंकि NH3 और H2O, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी?
इस O पे भी क्या बॉन्डिंग होगी, हो गई कि नहीं? तो अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई। Yes, sir. और भी चारों तरफ भी हो सकती है, मैंने दिखाई नहीं, यहाँ से भी खुल सकती है। तो ऐसे होती है, तो इसलिए वेल सॉल्युबल है। HCl भी H2O के साथ सॉल्युबल है, क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और H2O के बीच, लेकिन धुआं उड़ता रहता है HCl का, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं होगा ना। यहाँ सब H बॉन्डिंग है और वहाँ डाइपोल, कुछ डाइपोल बॉन्ड है, कुछ H बॉन्डिंग है। सो जैसे HCl है, HCl और दूसरा H2O है, तो इनके बीच भी बॉन्डिंग होगी, लेकिन इनके बीच वो बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि अब H का Cl के साथ हो रहा है, तो वो फॉन वाला केस थोड़े ना है। तो धुआं उड़ेगा ही, क्योंकि अब उतनी अच्छी तरीके से बॉन्डिंग नहीं है। बोलो, है नहीं ना? No, sir. तो ऐसे बाकी आपस में तो इनमें H बॉन्डिंग है, इन सब में डाइपोल डाइपोल है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। चलिए अब देखो टाइप्स ऑफ H बॉन्ड। सो जैसे मान लीजिए दो तरीके की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे मान लो बेंजीन का स्ट्रक्चर जानती हो, ये है, ठीक है। सो बॉन्डिंग ऐसे है, और इसी में यहाँ NO2 लगा है, कहीं पर भी लगा दो, मान लो ये NO2 है और ये है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी पोजीशन है। ये कहलाएगी ऑर्थो पोजीशन, और इसको क्या कह लेंगे, मेटा पोजीशन, और इसे क्या कहेंगे, पैरा। इस पोजीशन को क्या कहेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसे क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। किस पर अटैच है, क्या बेंजीन पर, C6H6 पर? तो C6H6 ये होता है, और C6H6 में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसमें NO2 जोड़ दो, तो क्या नाम हो जाएगा? मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन एक डिओड्रेंट है जो बॉडी में लगाया जाता है, बेंजीन। तो ये C6H6 है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखो C C C C C और C, तो हर C की 4 बॉन्ड होने चाहिए पूरे। तो क्या ये सब 3, तो ये होगा, और एक H, एक H, एक H, एक H हो गए ना, सबके 4 बॉन्ड पूरे, बताइए। Yes, sir. अब ये जो H है ऊपर वाला, यदि इसे हटा दिया जाए और उसकी जगह NO2 लगा दिया जाए, तो क्या इसे नाइट्रोबेंजीन कहेंगे? अभी तो बेंजीन है, मान लो एक H हटा दो, H हटाओगी तो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता कोई, तो अभी H है, लेकिन H हट गया तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन बन गया, तो इसका फार्मूला क्या हुआ, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला आर्थो, और उसके नीचे वाला ये क्या हुआ, क्या ये मेटा हुआ, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। बगल वाला ऑर्थो, फिर ये मेटा, अल्टरनेट, और फिर उसके बाद वाला फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, उसे ऑर्थो कहेंगे। वैसे इसे अल्फा बीटा गामा भी कहते हैं। अब देखो कि इसे कहेंगे नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो जुड़ा है ना, तो क्या इसे C6H5NO2 कह दो, क्योंकि एक H हटेगा तभी तो NO2 जुड़ेगा, बोलो। Yes, sir. लेकिन मेरी बात ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब है नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए तो उसकी पंजेंट स्मेल आती है, अच्छी स्मेल नहीं आती है, बदबूदार होता है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ नाइट्रो जुड़ा है, और यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर एक OH जुड़ जाए,
मैं जबकि ये भी बात आपको बता दूं कि जिससे हमारे घर में पोछा लगता है उसे फिनॉल या फिनाइल कहते हैं, मालूम है? ये OH है, Yes, sir. ये इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी Hydroxybenzene. बेंजीन, या इसे फिनॉल भी कहते हैं। तो ये फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका फार्मूला क्या हो गया? क्या C6H5OH? बताओ। और अगर किसी में नाइट्रो भी जुड़ा हो और फिनॉल भी जुड़ा हो तो क्या मैं उसे नाइट्रोफिनॉल बोल दूं? बोलो, नाइट्रो भी जुड़ा, लेकिन ये क्या, ये ऑर्थो ग्रुप है, ऑर्थो पे जुड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रो के रिस्पेक्ट में, तो इसे कहेंगे ऑर्थो। वैसे ये हमारा प्राइम ग्रुप है, OH मुख्य है और ये सब्सिडियरी है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हुआ कि नहीं? ये मेन ग्रुप है, Yes, sir. ये मेन ग्रुप है, तो इसके लिए ये ऑर्थो हुआ, ना कि वैसे आपस में दोनों एक दूसरे के ऑर्थो हुए। लेकिन अगर मान लो OH मेन है तो तब उसका ऑर्थो कौन सा हुआ? उसका बगल वाला हुआ कि नहीं? तो ऑर्थो पे कौन जुड़ा है? क्या नाइट्रो जुड़ा है? और मुख्य नाम क्या है इसका? क्या फिनॉल? मुख्य का नाम तो बाद में लिखा ही जाएगा। तो ऑर्थो पे नाइट्रो, और फिर क्या लिख दें? फिनॉल। जैसे कभी मुख्य नहीं होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी का नाम दिया जाता है कि प्रोपेनोन, तो 2 पे क्लोरो है, फिर प्रोपेनोन बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? 3 पे आयोडो है, आयोडीन जुड़ा है। मुख्य तो मुख्य होता है, जैसे हमारे नाम का है अमानशी के आगे कुछ लगाती होगी त्रिपाठी या जो भी लगाती हो वाजपेयी, तो नाम आपका मुख्य नहीं है, आपकी जो जात है, जो वंश है वो मुख्य है, वो बाद में लगता है कि नहीं? क्योंकि वंश मुख्य होता है। तो ऑर्थो पे नाइट्रो फिर फिनॉल, समझ में आई बात? लेकिन जरा ये सोचो कि इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं कि फिनॉल ऊपर बना दो, कह दो मेरा मुख्य ग्रुप है, हम इसे सबसे ऊपर दिखाएंगे, और नाइट्रो यहाँ दिखा दो। अच्छा, नाइट्रो दिखाते समय मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि नाइट्रो में जो पोजीशन होती है, तो नाइट्रोजन के अगर मान लीजिए 3 बॉन्ड बन गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 ऑक्सीजन और आ गया, तो बोलेगा मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही हैं, तुम एक ले लो, तुम्हें को 1 साइडेड डोनेशन। अगर मेरे तो 3 बन गए, मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, फिर भी तुम इच्छा करते हो तो मेरे बगल में रह जाओ, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? Coordinate bond. वैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाओगी तो सबका एक साथ जुड़ के सब बन जाता है, तब वहाँ ये बात रहती ही नहीं, तब इसके पास ये रहेगा ही नहीं, इससे छीन के इससे एक बॉन्ड बना दिया जाएगा, बोलेगा तुम्हारे 8 हो गए पूरा, ये भी पूछा नहीं जाएगा इससे कि तुम्हारा फार्मल चार्ज पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव। ऐसा ही होता है ना? बोलो। Yes, sir. सब इकट्ठा करके समय बांट दिए जाते हैं, ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। लेकिन ये OH है, तो इसे क्या बोल दिया जाए? क्या इसके ऑर्थो पे नाइट्रो लगाए तो इसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोला जाए? Yes, sir. अच्छा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, इनके बीच में H बॉन्डिंग हो जाएगी क्या? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गई H बॉन्डिंग? बोलो। Yes, sir. तो इसे क्या कहेंगे? इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। When H bonding exists within the molecule, when H bonding exists within the molecule, then it is intramolecular H bonding। समझ में आ गई कि नहीं? In orthonitrophenol intramolecular H bonding exist। in O छोटा लिखा जाएगा, O कैपिटल ना लिख देना, इन O स्मॉल और फिर नाइट्रो कैपिटल, हमने भी गलत लिख दिया है, लेकिन नाइट्रोफिनॉल जो है ऐसे ही लिखा है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, N कैपिटल होगा। नाइट्रोफिनॉल इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई?
अब हम इंटरमॉलिकुलर, एक होता है इंट्रा स्टेट चैंपियनशिप, राजस्थान में जैसलमेर जयपुर के बीच हो रही तो उसे कहेंगे इंट्रा स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्कूल यानी स्कूल के अंदर ही अंदर चैंपियनशिप हो रही है। और दूसरी कौन सी है, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, when H bonding exists between different molecule, when H bonding exists between different molecules, मान लो जैसे HF है और दूसरा HF है, तो इनके बीच में अगर बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो उसे क्या कहोगे? कुछ इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ, तो इट इज इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। ऐसा क्या वाटर में भी होता है? इट एग्जिस्ट्स इन HF, NH3, वाटर, इन सब में होती है कि नहीं, बताओ। या फिर पैरानाइट्रोफिनॉल में भी होती है। पैरानाइट्रोफिनॉल देखो कि मान लीजिए एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और यहाँ OH है और यहाँ पर क्या है, क्या NO2, बताओ। और पैरा सही है, ऑर्थो मेटा पैरा, बोलो। यस सर। तो इसे क्या कहेंगे? इट इज पैरा नाइट्रो, और एक दूसरा और रखो इसके नीचे, तो उसमें क्या हो, ये इसमें OH और इसमें फिर से नाइट्रो लगा दो, ये सही है। ये बताओ क्या इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एच बॉन्डिंग? यस सर। तो बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी कि इसकी? वो हाथ बांधे खड़ा है आपस में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपस ही में हाथ बांध लिया और इसने दूसरे के साथ हाथ पकड़ लिया, दूसरा का हाथ पकड़ लिया, तो बताओ कौन जल्दी उड़ पाएगा, पहला वाला कि दूसरा? सर दूसरा। दूसरा कैसे उड़ेगा? सब लोग हाथ पकड़े बैठे हैं लिक्विड में एक दूसरे का, तो इसको उड़ाना डिफिकल्ट होगा वेपराइज करना कि पहले वाले को? ये तो हाथ पकड़े बैठे हैं सब आपस में, निकाल पाओगे पानी से, बताओ। नो सर। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कौन 10 डिग्री पे ही कौन उड़ना शुरू कर देगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और ये 30 डिग्री पे उड़ेगा क्योंकि इनके बीच पहले ये बॉन्ड तोड़ो। उसमें तो तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, बोला बॉन्ड पकड़े पकड़े उड़ जाओ, तुम अपने बनाए बनाए रहो, कोई पूछेगा? इसमें तो फिर 20 किलो जूल दो, तब ये तोड़ो, तब उन्हें अलग अलग करो, तब वो करो। सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई पैरानाइट्रो फिनॉल हैज मोर, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अच्छा ये बताओ कि पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग है या और कोई? इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, तो यही आंसर हो जाएगा। इन और तो मेटा पैरा
नाइट्रो फिनॉल इंटर molecular H bonding exists. So its boiling point is higher, while in orthonitrophenol intermolecular इंट्रा कैसी होती है उसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर H bonding exists which does not contributes to van der Waals force of interaction. क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा, बोलो, No, sir. contributes towards van der Waal force of interaction. समझ में आ गई बात। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है, बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू।